नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हर एक इन्वेस्टर, हर एक ट्रेडर के माइंड में जो सवालात आते रहते हैं कि भैया मैं किस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं और कैसे अच्छे स्टॉक मैं सिलेक्ट करूं, कैसे ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अच्छे अच्छे स्टॉक पहले ही चुन लेते हैं, कैसे मैं भी इनकी तरह प्रो बनूं और जो भी अंडर वैल्यू स्टॉक होते हैं उसे प्राइस में उछाल आने के पहले ही मैं उसे बाय कर लूं और बहुत ही बड़ी प्रॉफिट मार्जिन के साथ मैं सेल करूं और मेरा वेल्थ उसी हिसाब से तेजी से बढ़ता जाए। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, चाहे वो लार्ज कैप स्टॉक हो, चाहे वो मिड कैप स्टॉक हो, चाहे वो स्मॉल कैप स्टॉक हो, तो इनमें से कोई भी मार्केट कैप के आप स्टॉक चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान जो उपाय होते हैं, जो सबसे सरल स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच होते हैं, वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और इसके बेसिस पे डेफिनेटली आप इस हद तक कैपेबल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे कि आप भी अच्छे स्टॉक उसके प्राइस में उछाल आने के पहले ही बाय कर लो। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। बहुत ही छोटी छोटी चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होती क्या है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है। जी हाँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखो तो 20,000 करोड़ से ज्यादा की जो मार्केट कैप के जो स्टॉक होते हैं वो होते हैं आपके लार्ज कैप, और 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में जो लाई करते हैं, जो स्टॉक लाई करते हैं, वो होते हैं आपके मिड कैप स्टॉक, और जो 5,000 करोड़ से कम के स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप में आते हैं। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक। तो अब इसमें जब आप स्टॉक बाइंग का सोचते हो तो उसमें कौन सी सारी चीजें, कौन से सारे मेथड ऑफ अप्रोच फॉलो करने होते हैं, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे एनालाइज करना होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करना होता है, इंडस्ट्री ट्रेंड को कैसे समझना होता है, मैनेजमेंट क्वालिटी को कैसे समझना होता है, मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, इसे किस तरह से समझे। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, एफआईएस, डीआईएस एंड जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके मूवमेंट पे कैसे नजर रखे, वैल्यूएशन की जांच कैसे करे, किसी भी कंपनी के स्टॉक के वैल्यूएशन को कैसे जांचे, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करे, चार्ट एनालिसिस कैसे करे, न्यूज एंड जो भी कंपनी में अपडेट्स दिए जा रहे हैं उसे कैसे एनालाइज करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड किस तरह से हमें सेक्टर सिलेक्ट करने होते हैं, एंड किस तरह से हमें ट्रेंडिंग इंडस्ट्री पर ध्यान देना होता है कि नियर टर्म में, फ्यूचर में ये सारे सेक्टर्स हमें अच्छे खासे मुनाफा दे सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हर एक पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो अगर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में मुझे काफी अच्छा मुनाफा दे दे और अंडर वैल्यूड स्टॉक मुझे मिले, तो इसके लिए कुछ मेथड ऑफ अप्रोच फॉलो करने होते हैं जो कि मैं अब बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले होता है कि फंडामेंटल पैरामीटर्स का एनालिसिस करना। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पी रेशियो एंड पीबी रेशियो। पी रेशियो और पीबी रेशियो, सेक्टर के पी पीबी रेशियो से एंड पियर्स कंपनीज के पी एंड पीबी रेशियो से अगर कम है तो कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाती है एंड उसे आप अंडर वैल्यूड समझ सकते हैं। आरओई, आरओसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। आरओई और आरओसी जो है ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा हो तो बहुत ही बेहतर कंपनी मानी जाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो, जी हाँ दोस्तों, कर्ज से रिलेटेड ये रेशियो है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होनी चाहिए तो कंपनी काफी मजबूत मानी जाती है। एंड अर्निंग पर शेयर जो है इसके पिछले 5 से 10 सालों में कंटिन्यूसली लगातार बढ़ते रहना चाहिए। अगर इस तरह का हिस्टोरिकल डेटा मिलता है तो डेफिनेटली फंडामेंटल पैरामीटर्स में ये कंपनी आपको बहुत ही मजबूत दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करें। फाइनेंशियल एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट आता है रिवेन्यू एंड ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। तो पिछले 5 से 10 साल की जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ है कंटिन्यूसली राइजिंग होनी चाहिए। इससे आपको समझ में आता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट डिमांड है मार्केट में कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है एंड इसीलिए इसके रेवेन्यू, सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं एंड इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसके साथ ही मार्जिन भी, लाइक ऑपरेटिंग मार्जिन एंड प्रॉफिट मार्जिन में कंटिन्यूसली अगर सुधार होता है तो भी बहुत ही अच्छा एफिशिएंट कंपनी मानी जाती है। यानी कि कंपनी में काफी अच्छा एफिशिएंटली सुधार हो रहा है, ऑपरेशंस में सुधार हो रहा है, प्रॉफिट्स में सुधार हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको इंडिकेट करते हैं कि भैया
यहाँ पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे काम किया जा रहा है। डेब्ट लेवल भी आपको देखना होता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो ज्यादा ना हो। ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों से आपको हमेशा बचना चाहिए। एंड कैश फ्लो जितना सकारात्मक होगा, जितना पॉजिटिव कैश फ्लो होगा, उतना ज्यादा कंपनी के लिए अच्छा होता है। यानी कि कंपनी के पास काफी मात्रा में कैश फ्लो होता है एंड लिक्विडिटी से रिलेटेड या फिर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो भी होते हैं वो कंपनी अचीव कर सकती है। उन पे कोई भी फाइनेंशियल बर्डन आने की संभावना नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस करते वक्त आपको ध्यान में रखनी होती है। इसके साथ ही हम आगे बढ़े तो इंडस्ट्री ट्रेंड को समझे जो नियर टर्म में फ्यूचर में आपको ग्रोथ दे सकती है। जो इंडस्ट्री अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जैसे आज की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बहुत ही बातें की जा रही है। बहुत सारे आईपीओ आए हैं रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर, बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक 10 to 15 टाइम्स अब चले गए हैं। तो इस तरह का जो एक इंडस्ट्री ट्रेंड देखा जा रहा है तो ये है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। और इथेनॉल स्टॉक को लेकर यानी कि शुगर मेकिंग कंपनीज के स्टॉक पर आप ध्यान से दे सकते हैं। तो इस तरह के इंडस्ट्री ट्रेंड को समझना होगा कि नियर बाय टाइम में आपको कौन से सेक्टर में ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, तो उन सारे कंपनीज पे आपको फोकस करना चाहिए। एंड ऊपर जो फाइनेंशियल एनालिसिस और फंडामेंटल फैक्टर्स किस तरह से हमें नोटिस करना है, कौन से फैक्टर्स है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि मैनेजमेंट कैसी है, इसका एफिशिएंसी कितना है एंड इसका मूल्यांकन किस तरह से किया जाए, इसका वैल्यूएशन किस तरह से किया जाए। कंपनी की लीडरशिप में जो है ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ और डिक्लेयर किया जा रहा है, यानी कि एक्सचेंजेस को कुछ और बताया जा रहा है और अंदर की कहानी कुछ और ही है। तो जिस तरह से अडानी का आप देख रहे हैं कि न्यूज़ में बार बार आता है कि इसके फाइनेंशियल में गड़बड़ी है, बट कोर्ट में जाके उनको रिलैक्स मिल जाता है। तो इस तरह के स्टॉक से आप बहुत ही अच्छी तरह से सावधान रहना है। हो सकता है कि कंपनी अडानी कंपनी है जो काफ़ी अच्छी होगी एंड उस पर ज़बरदस्ती के ऑब्लिगेशंस लगाए जा रहे हैं, बट अगर इस तरह से ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं तो आप उससे दूर ही रहिए। उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में, आप उनमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जाए तो लीडरशिप काफ़ी ऑनेस्ट रहे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। टाइम टू टाइम डिविडेंड मिले, टाइम टू टाइम बोनस शेयर्स मिलते रहे, लाइक विप्रो एंड बहुत सारी कंपनीज है। तो फिलहाल मेरे माइंड में तो विप्रो का नाम आ जाता है तुरंत ही। एंड इसके साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जाए तो पारदर्शिता बरती जाए एंड जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाती है कंपनी के थ्रू विद दी शेयर होल्डर्स, तो उतना ज़्यादा कंपनी अच्छा माना जाता है। लाइक टाटा ग्रुप कंपनीज की बात कर लें आप, एथिक्स में बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है टाटा ग्रुप की कंपनी। इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड यानी कि DIIs एंड FIIs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एंड जो भी बड़े बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, उनकी गतिविधियों पे ध्यान देना चाहिए। कौन से स्टॉक्स वो कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स वो कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। उन्हें फॉलो करना चाहिए। अगर वो कोई स्टॉक को बहुत ही भारी मात्रा में बाय कर रहे हैं यानी कि उस कंपनी पर उन्हें काफ़ी भरोसा है एंड वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका काफ़ी सुरक्षित होता है, तो इस तरह के अंडर वैल्यूड स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं लोअर प्राइस पे ही, और बड़े प्राइस पे आप बेच दो तो आपको काफ़ी बड़ा मुनाफा होने की संभावना हो जाती है। इसी तरह से वैल्यूएशन की जांच कैसे करें, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि उसके पीबी रेशियो, पीई रेशियो को चेक करें, डेट टू इक्विटी रेशियो को चेक करें एंड कंपनी के कैश फ्लो को चेक करें, उसके बाद रिजर्व कितना है वो सारी चेक करें। तो इससे कंपनी का वैल्यूएशन आपके माइंड में ऑलरेडी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि भैया इसके बाद रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है, इसका ROE ROCE भी काफ़ी अच्छा है, पीई रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, पीबी रेशियो भी पीएस के कंपैरिजन में लो है यानी कि अंडर वैल्यूड मिल रहा है आपको। एंड जो अदर फैक्टर्स है, प्रॉफिट ग्रोथ एंड अदर फैक्टर्स जो है वो भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तो इससे आपको पता चलता है कि मार्केट कैप भी कम है बट ग्रोइंग कंपनी है, प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रही है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि ये छोटी कंपनी आज के डेट में भले ही हो, बट आगे के 5 से 10 सालों में ये बहुत ही बड़ी कंपनी बनने वाली है। तो इस तरह से इस तरह की कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म के लिए लोग कभी कभी क्या करते हैं, जैसे 200 DMA पे बाइंग कर रहे हैं एंड 200 DMA पे प्राइस का आना ये बहुत ही अच्छा लेवल माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर 1 से 3 साल के टर्म के लिए
कि आप उतने 1 से 3 साल में प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हो। तो ये 200 डीएमए का लेवल जो माना जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इस तरह के टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के टूल्स है, लाइक एमएससीडी है, आरएसआई है, स्टोकेस्टिक है, मूविंग एवरेजेस है, बॉलिंजर बैंड्स है। तो इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। उनके बेसिस पे आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, इसके साथ ही चार्ट पैटर्न एनालिसिस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम राइजिंग या डिक्रीजिंग। तो इसके बेसिस पे आप अपना व्यू बना सकते हैं। इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, जिसके बेसिस पे आपको आइडिया आता है कि ये स्टॉक जो है ये पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट ले सकता है एंड ये पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस है जहां से वो प्राइस फिर से नीचे गिर सकती है। तो इस तरह के डिसीजन आप खुद ले सकते हैं इंडिकेटर बेसिस पे, सपोर्ट बेसिस पे, रेजिस्टेंस बेसिस पे एंड डिफरेंट चार्ट पैटर्न बेसिस पे, कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि न्यूज एंड अपडेट्स पे ध्यान रखें। कंपनी में किस तरह की हलचल हो रही है, किस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, किस तरह के न्यूज बाहर आ रहे हैं। अगर निगेटिव न्यूज आ रहे हैं, लाइक प्रोमोटर्स अपना शेयर्स बेच रहे हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी निकल जाना चाहिए। बेचने का कारण भी अगर आपको पता चल जाए तो वो बहुत ही अच्छा बात होता है। अगर आपको पता चल रहा है कि ये फंड रेज करने के लिए अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं होती है। बट ये बिना रीजन बताए शेयर्स बेचते जा रहे हैं तो वहाँ एक घबराने की बात हो जाती है और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, बहुत ही जल्दी निकल जाना चाहिए। या फिर उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट चेंज हो रहा है या टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरी तरह से शेयर्स बेच के बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह से येस बैंक में हुआ था। तो उस तरह की अगर कोई भी चीज़ होती है तो आप बहुत ही जल्दी वहां से एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है डाइवर्सिफिकेशन करना, यानी कि आपको एक ही स्टॉक में आपका पूरा पैसा नहीं डालना है। आपको अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में, अलग अलग मार्केट कैप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होता है एंड उसी के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो लार्ज कैप में स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं आपको, मिड कैप में मॉडरेट रिटर्न मिलते हैं एंड स्मॉल कैप में हाई रिटर्न मिलते हैं। यहाँ हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होता है, यानी कि आपको स्टेबल रिटर्न वाले स्टॉक भी खरीदने चाहिए, आपको मिड कैप के स्टॉक भी खरीदने चाहिए, आपको स्मॉल कैप के भी स्टॉक खरीदने चाहिए। इससे आपका पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग बना रहेगा एंड लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा वेल्थ जनरेट करके भी देगा। तो इसमें किस तरह से और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किस तरह से, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है या 1 करोड़ रुपए है, तो मैं कितने रुपए लार्ज कैप में लगाऊं, कितने रुपए मिड कैप में लगाऊं और कितने रुपए मैं स्मॉल कैप में लगाऊं और किस तरह से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करें। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स आया तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाकर लेके आऊंगा आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन सब के बाद जो भी फेमस सेक्टर्स होते हैं, जैसे भारत में बात करें तो अभी रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर भी काफी अच्छी तरह से ग्रोथ कर दिखा रही है। आईटी सेक्टर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है एंड एफएमसीजी स्टॉक्स पे भी आप अपना फोकस कर सकते हैं। यानी कि ये सारे सेक्टर्स में से अच्छे अच्छे स्टॉक आप बाय कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी फैक्टर्स व्हाट आई हैड डिस्कस विद यू। ऊपर जो मैंने आपको वीडियो में आप रिवाइंड करके देख लीजिए, जो जो फैक्टर्स मैंने आपको बोले हैं उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप बहुत ही क्लियर हो चुके होंगे किस तरह से मुझे स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, किस तरह से मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, किस तरह से मुझे स्टॉक पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, किस तरह से मुझे एक ही जगह सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, कौन से सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कौन से सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज का वीडियो देखकर आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई होगी कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया अब तो मैं भी अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए ये सारे फैक्टर्स कहाँ देखना है आपको, इसके लिए कुछ टूल्स के नाम भी बता देता हूँ। Screener.in पे आप स्टॉक सिलेक्शन के जो भी मेथड है या फिर जो डेटा आपको चाहिए कंपनीज के, वो डेटा आपको Screener.in पे मिल जाएंगे, मनी कंट्रोल पे मिल जाएंगे,
इसके साथ ही आपको tickertape.in पे भी मिल जाएंगे, ग्रो ऐप पर भी काफ़ी सारे डेटा मिल जाएंगे। हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डेटा आपको valueresearchonline.com पे भी मिल जाएगी एंड ग्रो ऐप पे भी आपको काफ़ी सारे डिटेल्स मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रहा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। बने रहिए हमारे साथ फाइनेंशियल एजुकेशन में मुकेश के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।